Dear students, my name is Sarvang Tharchin, lecturer in mathematics. तो हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का चल रहा है, जो कि 5.1 और 5.2 जो है मैडम श्री छोरों ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम 5.3 ऑनवर्ड करेंगे, जिसके लिए हमें फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने यहाँ लिख रखा है। तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल लेंगे, जैसे x पावर n, जिसका फॉर्मूला बनेंगे हमारा nx n-1 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है इसका 1 लिखते हैं। तो इसका रिजल्ट हमें आया nx n-1। तो ये सब जो है 11th क्लास में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हमने कर चुके हैं, जो कि हमने इन डायरेक्ट मेथड पे हमने लिखा है, जो है sin x का cos x माइनस sin x, tan x sec square x, cot x माइनस cosec square x, sec x tan x, cosec x माइनस cosec x cot x, और log x का 1/x, e पावर x का e पावर x ही रहेंगे, और x का डेरिवेटिव 1 लिखते हैं तो वही बन जाता है। जैसे ax log ऑफ a, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो है 0 है, वो भी हमने 11th क्लास में किए हैं। विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है 1। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रोडक्ट रूल u इंटू वी फॉर्म कहा जाता है। जैसे इस प्रोडक्ट रूल के लिए u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u, और क्वेश्चन रूल है u बाय v, जिसको हमने लिखा है स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एंड v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, इसमें माइनस आ जाता है तो u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ v। तो 1/x का डेरिवेटिव जो है माइनस 1/x स्क्वायर, जो कि हम रिमेंबर करना जरूरी है, जो कि हमने कई बार जो है डायरेक्ट लिखना पड़ता है। तो एक्सरसाइज जो है 5.3 ऑनवर्ड करते हैं हमें, जिसमें डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन जो है, इम्प्लिसिट फंक्शन करने से पहले जो है हमें करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? एक इक्वेशन जो कि हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, जैसे y प्लस एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। इसके लिए हमें लिख सकता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 15। तो इस तरह ऐसे इक्वेशन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जो कि हम एक्सप्लिसिटली x और y जो है एक्सप्रेस कर सकें। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जो है ऐसा फंक्शन है जो कि इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। 2 में क्या है बच्चे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, यह है। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा, फर्स्टली डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ये बोथ साइड जो शॉर्ट कर लिख सकता है, और विद रेस्पेक्ट टू x को भी हम शॉर्ट कर लिख सकता है। विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हमें आ जाएंगे, पहले तो हमें डायरेक्ट करना जरूरी नहीं है, इकट्ठे लिखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन y, ये है। तो इसके आगे जो है सेपरेटली लिखते हैं डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3y इज इक्वल टू, ये है। साइन y का हम चेन रूल के हिसाब से हम लिखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई साइन y का डी वाई बाई डी एक्स, ये है चेन रूल। तो स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट फंक्शन और वेरिएबल, कांस्टेंट फंक्शन और वेरिएबल, ये तो चेन रूल है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है बाहर निकल सकता है
वो भी हमने 11 की क्लास में किए हैं, ये 3 भी बाहर निकल सकता है। जैसे डी बाई डी एक्स, 2 डी बाई डी एक्स और x का, ये स्टार्टिंग में मैंने अलग से स्टेप किए हैं, बाद में हम नहीं करने से भी चलेगा। तो इसमें ये है साइन y का हमारा आया था cos y विद रेस्पेक्ट टू y, और y का dy बाई dx ये है। तो x का विद रेस्पेक्ट टू x जो है 1 प्लस 3 y dy बाई dx इज इक्वल टू cos y dy बाई dx ये है। इसमें भी dy बाई dx, इसमें भी dy बाई dx है, तो ये वाला अलग से कर सकता है। 2 इज इक्वल टू cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर सकता है। cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू 2, जिसमें dy बाई dx कॉमन निकल सकता है। cos y माइनस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू 2 है। हमें ये प्रूव करना है, dy बाई dx निकलना है, हमने dy बाई dx निकलना है, जिसको 2 और ये नीचे चला जाएगा, cos y माइनस 3, ये है हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हमने, वो क्वेश्चन रूल वाला किया। अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होंगे, जिसके लिए इसमें हमने फॉर्मूला कुछ लिखा है, इनको थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। sin 2x 2 sin x cos x, cos of 2x cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x, इसी के मदद से हमने ये फॉर्मूला हम निकल सकता है। जैसे साइन कन्वेंशन में sin 90 माइनस x जो है cos x, cos 90 माइनस x sin x, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x 1, इसी मदद से हमने 2-3 फॉर्मूला हम निकाल सकता है। जैसे sin 2x 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इनवर्स टेक्नोमेट्री का sin इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, mod of x should be less than 1, और tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cot x का इसका इनवर्स आ जाता है sec स्क्वायर का, sec इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x और अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और cosec का इसका इनवर्स आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड किया, तो हम इसको पहले हमने इकट्ठे लिखा था, तो इसमें अलग सा लिख सकता है, साइन स्क्वायर y प्लस dy बाई dx cos xy इज इक्वल टू dy बाई dx के। तो इसके लिए 2 पावर है, पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पहले, साइन y, फिर साइन y का डिफरेंशिएशन प्लस, अब इसमें पहले cos का आएगा माइनस साइन एक्स वाई, फिर cos का हो गया, फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो है ये 0 आ जाता है। तो 2 साइन y, तो साइन y का डिफरेंशिएशन है cos y, फिर y का डिफरेंशिएशन है dy बाई dx, फिर प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई है। तो इसका जो है u इंटू वी फॉर्म प्रोडक्ट रूल लगाया जाता है। तो x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ x, और यहाँ राइट साइड में 0 है। तो 2 sin y cos y का डिफरेंस जो हमने फॉर्मूला किया है 2 sin x cos x का, साइन ऑफ 2y dy बाई dx माइनस
साइन एक्स वाई, तो x dy बाई डी एक्स, तो प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है y 1, तो y इंटू 1 आ जाता है, तो साइन 2y dy बाई डी एक्स माइनस, इसको हमने प्रोडक्ट कर सकता है, तो x, ये एक्स वाई जो है एंगल है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको x साइन एक्स वाई माइनस y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स भी इसमें लिखना है, तो इसमें है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम कॉमन निकाल सकता है, साइन 2i प्लस एक्स साइन एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, और इसको जो है माइनस टर्म को बाहर राइट साइड में ले जाओ, शिफ्ट कर सकता है, साइन एक्स वाई। अब इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखना है, तो ये नीचे चला जाएगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाय, ये टर्म पूरा नीचे आ जाएगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। बच्चों ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 में क्या है, इनवर्स का है, इनवर्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो है साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, लेंथी हो जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, इसको हमने रखेंगे नाम 1। अब इसमें जो है x, इसमें जो है थीटा जो है tan इनवर्स x आ जाता है, इसको हमने इक्वेशन 2 रखेंगे। Therefore y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमने फॉर्मूला पे लिखा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x का जो है साइन ऑफ 2x है, इसके हिसाब से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब इसमें जो है साइन इनवर्स और साइन जो है कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा हमारा 2 थीटा। तो थीटा का वैल्यू हमारा इक्वेशन सेकंड से हम लेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब हमारा डिफरेंशिएशन करना यहाँ पे शुरू होगा, therefore differentiate both sides with respect to x, we get therefore dy by dx is equal to tan इनवर्स का हमारा डिफरेंशिएशन जो है हमने कर रखा है इधर 1 upon 1 plus x square, 1 upon 1 plus x square, which implies dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. This is our dy by dx का रिजल्ट है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें y is equal to cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square। इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x is equal to tan theta, which implies that theta is equal to tan inverse x। इसको हम नाम रखेंगे 1, इसको हम रखेंगे 2। Therefore y is equal to cos inverse 1 minus tan square x, tan square theta divided by 1 plus tan square theta, ये है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने कर रखा है इधर, cos ऑफ 2 थीटा,
cos ऑफ 2 थीटा ये है, जिसमें ये cos इनवर्स और cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 थीटा। यूजिंग इक्वेशन 2 तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 2 tan थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x है। Therefore आप डिफरेंशिएट करना शुरू हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, we get dy by dx is equal to 2 into tan inverse x का 1 upon 1 plus x square, which implies that dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. This is our dy by dx. तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे y is equal to sin inverse into 2x under root of 1 minus x square. अब ये थोड़ा डिफरेंस है, अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि 1 माइनस समथिंग इक्वल टू क्या आता है, उसका फॉर्मूला जो है हमें याद होना बहुत जरूरी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कुछ हमें क्या है इसमें आ जाता है, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स में से निकल आ सकता है, जिसके मदद से हमें यहाँ से साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाए। तो इसमें हम पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर आ जाता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, x का वैल्यू हमें क्या देना पड़ेगा साइन थीटा, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब ये है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है, कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो बचता है कोस थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाता है तो बचता है जी 2 थीटा। यूजिंग इक्वेशन 2 हमें आएगा y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या आएगा dy by dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy by dx जो है 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचे dy by dx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें इस हिसाब से पुट करना है, तो 2 समथिंग स्क्वायर माइनस 1 इसका रिजल्ट क्या आता है, या साइन एक्स पुट करके आता है या कोस स्क्वायर पुट करके आता है, उसको हम देखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कोस 2x, तो कोस 2x 1 अपॉन कोस 2x सेक आ जाता है, तो सेक के साथ एक कैंसिल हो जाता है, तो हमें इस हिसाब से पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। इसको हमने इक्वेशन 2 रखा है। नाउ y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये है, तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा,
cos of 2 theta, cos is reciprocal of sec, तो इसका आएगा sec 2 theta, और पहले की तरह sec इनवर्स x और sec कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 थीटा। तो यूजिंग इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू आएगा 2 थीटा का वैल्यू है cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, we get dy by dx is equal to 2 into cos inverse x का हमें -1 upon under root of 1 minus x square, which implies that dy by dx is equal to -2 upon under root of 1 minus x square. This is our result for क्वेश्चन नंबर 15 dy by dx। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन करेंगे y इक्वल cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसमें पहले हम किया था x इक्वल tan थीटा पुट करने पर हमें आया था sin 2 थीटा, और उसको भी हम कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा which implies that theta is equal to tan inverse x, which implies that y is equal to cos inverse 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. Y is equal to cos inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta आएगा sin 2 theta। तो बच्चों cos इनवर्स और sin कैंसिल नहीं होंगे, तो इसके लिए हमें क्या नीति अपनाना पड़ेगा। इसके लिए जैसे हमने किया था sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, उसको पूरा चेंज हो जाता है sin का cos का sin, तो cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है 2 थीटा है। अब ये दोनों सेम हो गया तो हम कैंसिल कर सकता है, तो बचेगा हमारा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। नाउ अब हम डिफरेंशिएट कर सकता है, differentiate both sides with respect to x, we get क्या आएगा बच्चों dy by dx is equal to, अब ये है कांस्टेंट फंक्शन है, आप डायरेक्ट कर सकता है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव। चलो एक बार लिखते हैं dy by dx पाई बाय 2 माइनस 2 dy by dx, और तो इसमें एक स्टेप ये रखना पड़ेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x now which implies that dy by dx is equal to कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है 0 माइनस 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों dy by dx is equal to minus 2 upon 1 plus x square. This is dy by dx का ये क्वेश्चन है। तो आज हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का किया, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन कर दिया है, तो जितना बचता है वो आप लोग एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस करना है। तो और इसमें जो है तकरीबन हमने कंप्लीट किया है, तो बीच में जो भी बचता है आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, जो कि इस फॉर्मूला जो है जब तक फॉर्मूला नहीं हो तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकता है। तो फॉर्मूला जो है की रोल है ए डिफरेंशिएशन में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है कल हम शुरू करेंगे। तब तक थैंक यू। जुले स्टूडेंट्स, मेरा नाम सेवोंग फुनसोक है।
मैंने एमएससी ह्यूमन जीनोमिक्स किया हुआ है और 15-16 साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में मास्टर हूँ। तो आज हम आपके साथ साइंस, क्लास 10 के साइंस करेंगे और साइंस में जो है आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पार्ट आपने बाकी टीचर्स के साथ किया हुआ है। तो आज मेरे साथ आप फिजिक्स का चैप्टर करेंगे। तो फिजिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये वाला चैप्टर जो है वो हम आज मेरे साथ आप लोग करोगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है क्लास का। तो फर्स्ट डे में मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जब पढ़ोगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा क्लास जो है वो है SCIENCE, साइंस। हमारा साइंस का क्लास है। अब जब साइंस की क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी ने क्लास 4th, 5th, 6th पता नहीं कितने कुछ बच्चों ने तो क्लास 1 से ही साइंस पढ़ना शुरू किया है, मगर बहुत कम बच्चे ऐसे मेरे साथ इंटरेक्शन जब मैं बच्चों के साथ करता हूं तो बहुत कम बच्चे ऐसे मुझे मिलता है जिनको साइंस का एग्जैक्ट मीनिंग मालूम है। तो इसीलिए मैं साइंस से शुरू करना चाहता हूं। तो जो हमारा साइंस वर्ड जो है, अभी तो हम इंग्लिश में साइंस कह रहे हैं, तो एग्जैक्टली इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन भाषा से हुआ है। LATIN, लैटिन जो है एक भाषा है जो एंशिएंट रोम में यूज करते थे। तो आजकल ये जो है डोमिनेंट लैंग्वेज है इटाली का। तो इस लैटिन वर्ड में साइंस नहीं हुआ करता था, वहां वो लोग लिखते थे SCIENTIA, साइंशिया। लैटिन वर्ड में है साइंशिया। ये साइंशिया अभी जाके बना साइंस। तो अब यहाँ पे लैटिन भाषा में साइंशिया, ये साइंशिया है। अब ये साइंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज। लैटिन भाषा में साइंशिया का मतलब है नॉलेज। अब जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें नॉलेज गेन करना है। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपको नॉलेज गेन नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपको साइंस समझ में नहीं आया है। आपको साइंस कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए साइंस का मीनिंग ये है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उससे हमें कुछ नॉलेज गेन होना चाहिए। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द साइंस। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू टुडे इज द लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक जो है ये सब हमारा कवर हो जाए। तो इसमें हमारा फर्स्ट लाइट जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको लाइट के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, रे डायग्राम, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, रे डायग्राम, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, और लास्ट में पावर ऑफ अ लेंस। हम कोशिश करेंगे कि ये सारा जो टॉपिक जो है हमारा कवर हो जाए, जिसके जो हमारा इस लाइट चैप्टर के अंदर आएगा। तो इसमें हमारा सबसे पहले है लाइट। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज लाइट। ओके, व्हाट इज लाइट? लाइट आप छोटे क्लास से आप करते आ रहे हो, क्लास 5th में भी है, क्लास 8 में भी है, आप क्लास 10 में जाके फिर आप लाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लाइट, व्हाट इज लाइट, ये आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज लाइट। अब इस लाइट का जो डेफिनेशन जो है वो क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी थिंग्स। अब इसमें क्या कहा गया है कि लाइट जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी का, एक किस्म का एनर्जी है जो हमें मदद करता है चीजें देखने के लिए। आप मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में हम बैठे हुए हैं, अब कमरे में बिल्कुल ही लाइट नहीं है। अब मैं कहता हूं आपसे उस अंधेरे कमरे में से पेन लेके आओ, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पेन कहां से लाऊं? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जाके आप
लाइट का स्विच ऑन करोगे। जैसे लाइट का स्विच आप ऑन करोगे तो हमारा जो कमरे में लाइट आ जाएगा। जब हमारे कमरे में लाइट आ जाएगा तो आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएगा। जब चीजें दिखना शुरू हो जाएगा तब आप वहां से मुझे पेन उठा के दोगे, सर ले ये आपके लिए पेन। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ? इससे हमें ये मालूम हुआ कि जब हमारा लाइट नहीं था तो हमें कुछ नहीं नजर आ रहा था। जब लाइट आया तो उसके वजह से हमें चीजें दिखना शुरू हो गया। इसीलिए हमने डेफिनेशन में कहा कि लाइट जो है इनेबल अस टू सी थिंग्स। यही हमारा लाइट का डेफिनेशन है। अब कुछ बच्चे, जब मैं बच्चों को लाइट के बारे में बताता हूं, उनको ये बताता हूं कि लाइट के वजह से हमें चीजें दिखाई देता है, पर कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं, सर मैंने आंख बंद करके रखा है, मुझे लाइट तो है सर, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आंख जरूरी नहीं है? उस बच्चे का क्वेश्चन भी सही है। क्यों सही है? बिना आंख के तो हम देख नहीं सकते, जितना भी आप रोशनी डालो, कितना भी हमारा लाइट तेज हो, मगर आंख नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। तो आंख तो जरूरी है, मगर आंख के साथ साथ लाइट भी जरूरी है। अब इसमें क्या फंडा होता है, देखिए। अब हमारा लाइट का जो है डिफरेंट सोर्सेस है। मान लेते हैं कि हमारा जो लाइट का सोर्स जो है वो हमारा सन है। ये सन से हमारा लाइट रेस आएंगे, सन से लाइट रेस आएगा, वो लाइट रे किसी चीज पे पड़ना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैं एक लॉक बना दिया, मैंने एक लकड़ी का कोई चीज, आप मान लीजिए कोई भी चीज, मगर मैंने यहाँ पे एक लकड़ी का लॉक बना दिया है, इस पे सनलाइट पड़ना चाहिए। अब जब इस पे सनलाइट पड़ेगा उसके बाद जो हमारा ये मटेरियल है ये क्या करेगा, कुछ लाइट अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगा और कुछ लाइट ये रिफ्लेक्ट करेगा। और जो ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो हमारे आंख तक पहुंचना चाहिए, वो हमारे आंख तक पहुंचना चाहिए, तभी जाके हमें ये चीज नजर आएगा। समझ में आ रहे हैं आपको? तभी हमें ये चीज नजर आएगा। तो इस चीज को हमें नजर आने के लिए एक तो हमें चाहिए लाइट का सोर्स जिससे यहाँ पे लाइट पड़े, और सेकेंडली वो सोर्स जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और जो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमारे आंख तक पहुंचना चाहिए, जिसके वजह से हमें नजर आएगा। अब मैंने जो पहले ही मैंने कहा था, एक अंधेरे कमरे का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब वो ये है। अब हमारा सोर्स ऑफ लाइट को मैंने कट कर दिया। अब जब हमारा सोर्स ऑफ लाइट को ही ब्लॉक कर दिया तो यह इस हमारा ये जो चीज है इस पे लाइट नहीं पड़ेगा। जब इस पे लाइट नहीं पड़ेगा तो ये कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब ये कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा। ये हमारा फर्स्ट केस है, लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स। अब सेकंड केस ये होता है कि हमारा लाइट का सोर्स से लाइट तो आ रहा है, हमारे इस मटेरियल पे लाइट पड़ रहा है, ये मटेरियल लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मगर इसको जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको हमने ब्लॉक कर दिया। रिफ्लेक्टेड रे को जब हमने ब्लॉक कर दिया तो इस चीज के ऊपर लाइट तो पड़ रहा है, मगर फिर भी हमें ये चीज नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि हमने इस रे को ब्लॉक किया हुआ है। ये एग्जाम्पल करके मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मेरा हाथ में एक बुक है और एक चौक है, आपको बुक भी नजर आ रहा है, ये चौक भी नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं इस चौक पे लाइट पड़ रहा है, इसीलिए हमें ये चौक नजर आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, इस चौक को इस बुक के पीछे डाल दिया मैंने। जब इस चौक को इस बुक के पीछे डाल दिया तो क्या इस चौक पे लाइट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये चौक मुझे दिख रहा है, इस चौक पे तो लाइट है। क्या आपको ये चौक नजर आ रहा है? ओके, अब आपको ये चौक नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? इस चौक पे क्या लाइट नहीं है? लाइट तो है इस चौक पे, मगर ये चौक जो लाइट इमिट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है। अब इसको ब्लॉक करने के वजह से आपको ये चौक नजर नहीं आ रहा है, मगर ये चौक मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे और इस चौक के बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं है, इसलिए मुझे ये चौक नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैंने ये ब्लॉक हटा दिया है, ये बुक हटा दिया है, अब इसका रे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आप तक पहुंच रहा है,
तो आपको ये चौक नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला हो गया। क्या किया इस बुक ने, हमारा रिफ्लेक्टेड रे को हमने ब्लॉक कर दिया है। रिफ्लेक्टेड रे को जब हमने ब्लॉक कर दिया है तो आपको ये चौक नजर नहीं आया। तो यही है हमारे डेफिनेशन में कि लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स, मगर इसमें भी कुछ कंडीशन है। ये दो कंडीशंस है, इस कंडीशन के जरिए हम लाइट को एक्सप्लेन करते हैं। और साथ साथ में अभी तक जो आपने लाइट पढ़ा उसमें आप कहते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सारे बुक्स में यही लिखा हुआ है, जो क्लास 10 तक के जितना भी बुक है उन सभी बुक्स में, हमारा जो आपने क्लास 8 में जो पढ़ा उसमें भी हमने यही पढ़ा कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें थोड़ा सा हमारा चेंजेस आएगा, जैसे जैसे आप हायर स्टडीज करोगे तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। चेंजेस क्या होगा, अब हमारा पहले हम मानते थे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जब वो हम इसलिए मानते थे क्योंकि हम लाइट के सामने कुछ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का हमारा एक शेडो बनता था। तो उसका मतलब है कि जो हमारा लाइट रे आ रहा है वो जो है लाइट रे जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसको ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक करने के वजह से उस ऑब्जेक्ट का वहां पे शेडो बन रहा है। मगर क्या आपने देखा, एक सुई लीजिए आप, अभी जैसे क्लास खत्म हो जाएगा सुई लीजिए आप, बाहर धूप में जाइए, उस सुई को धूप में रखिए, आप देखिए उस सुई का क्या शेडो बनता है। आप अगर अच्छी तरह से देखोगे तो उस सुई का शेडो नहीं बनेगा। उस सुई का शेडो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसमें आ जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक नया कैरेक्टर है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मींस लाइट का एक वेव कैरेक्टर। लाइट जो है वो वेव्स की तरह चलता है। एक ऐसा हमारा थ्योरी आया था जिसमें हमें कहा गया कि जो लाइट रे है वो स्ट्रेट नहीं आता है, वो थोड़ा सा वेव नेचर लेके आता है। इसको हम वेव नेचर ऑफ लाइट, हम वेव नेचर ऑफ लाइट लेके हम बहुत टाइम तक हम चले, मगर जैसे ही लाइट का इंट्रैक्शन, जो नेचुरल फिनोमिनास में हमने कुछ लाइट का इंट्रैक्शन देखा, तो फिर वो वेव नेचर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो उस पे हमने क्या किया कि हमने फिर उस लाइट का एक पार्टिकल नेचर्स भी हमने फिर बताया। कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर है। अब 20th सेंचुरी जैसे आते आते एक नया मॉडल क्वांटम्स ऑफ लाइट का एक थ्योरी आया, न्यू थ्योरी आया, जिस थ्योरी ने रिकॉन्सिल किया कि जो हमारा लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को रिकॉन्सिल करके क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बताया। ये आप आगे जाके हायर क्लास में आप पढ़ोगे इसके डिटेल में। इसका छोटा सा जो है आपके बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। और अभी जो हम क्लास 10 में जो हम लाइट कर रहे हैं, इसमें हमने क्लास 8 में जो आपने पढ़ा था लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, उसी को हमने मान के चलना है। तो ये हमारा लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन हमारा हुआ है, ये लाइट के बारे में। ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाइट के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आपने क्लास 8 में डिटेल में किया हुआ है। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे। अब रिफ्लेक्शन जो है वो है हमारा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक a boundary between different mediums through which it cannot pass। इसका मतलब ये है कि जब हमारा लाइट रेज किसी चीज पे पड़ेगा तो ये हमारा बाउंस बैक होना चाहिए। ये जो हमारा मटेरियल है ये हमारा ओपेक होना चाहिए, जिसके वजह से ये जो लाइट जो है इसके थ्रू पास नहीं होना चाहिए। जब ये लाइट जो हमारा ये लाइट आएगा और ये लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे किसी सरफेस पे पड़ेगा और जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा तो इसी को हम बाउंस बैक जब हो जाएगा तो इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब हम जब इस क्लास में जो हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा मटेरियल जो है हम एक ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो। तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो उसको
वो जो है बहुत ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नीचे जो मैंने ये डैश 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 लाइन खींचा है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा पॉलिश सरफेस है, इसके नीचे हमने पॉलिश किया हुआ है। नीचे का इस हिस्सा हमने पॉलिश किया हुआ है और ऊपर का हिस्सा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसमें हमारा मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन, जब हमारा जो लाइट हमारा सोर्स से जो लाइट हमारा लाइट रेज जो आ रहा है, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अब जब हम रे की बात कर रहे हैं, जब हम रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम एक रे की बात कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं होता है, सन एक रे नहीं छोड़ता है, सन बहुत ज्यादा रे छोड़ता है, जिसको हम बंच ऑफ रेज कहते हैं। और जब हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं, ये वी आर जस्ट इमेजिनिंग दैट देयर इज ओनली वन we are imagining about only one straight line which represents the light coming from the main source। जो मेन सोर्स से हमारा एक लाइट जो आ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। इसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, रे ऑफ लाइट। ओके, जो रे ऑफ लाइट हमारा सन से आ रहा है या कोई भी हमारा रिफ्लेक्ट जो हमारा लाइट का सोर्स है, उस लाइट सोर्स से आ रहा है, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे, इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जैसे ही ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ा और ये बाउंस बैक हो गया, जैसे ही ये बाउंस बैक हो गया, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसे जो यहां से आ रहा है उसे इंसिडेंट रे, और जो यहां से वापस जा रहा है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पे हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमारा जिस पॉइंट पे हमारा मीट कर रहा है, अगर हम यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर हो, जो 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, जिसका एंगल जो है हमारा प्लेन ऑफ मिरर के प्लेन के साथ अगर 90 डिग्री बने, तो इस लाइन को, ये जो हमारा इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। इसको हम नॉर्मल कहते हैं। अब हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल। ओके, अब इसको अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमारा एक एंगल बनता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, सॉरी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम कहते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और दूसरा एक हमारा एंगल बनता है जो हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, स्मॉल लेटर आर, स्मॉल लेटर आई। ये हमारा एंगल का साइन। तो ये हमारा एंगल आई और एंगल आर। अब हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम पढ़ रहे हैं तो यहां पे हमारा एक लॉ होता है, हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपने क्लास 8 में किया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको फिर याद दिला रहा हूं। हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहते हैं कि जो हमारा ये एंगल बना ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो हमारा एंगल आई है वो कुछ और आ जाए, एंगल आर कुछ और आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जब ये हम प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो हमें दिखेगा कि जो हमारा एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के साथ बराबर होगा।
मान लेते हैं अगर हमारा एंगल I 40 डिग्री है तो हमारा एंगल R भी 40 डिग्री ही बनेगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि हमारा एंगल I जो है 40 डिग्री हो और एंगल R जो है 50 डिग्री हो, ऐसा नहीं है। ये हमेशा, ये दोनों एंगल जो है हमेशा बराबर होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम ये बताते हैं जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो हमने नॉर्मल खींचा हुआ है प्लेन ऑफ मिरर्स के साथ और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ये दूसरा प्लेन कभी ये दूसरे प्लेन पे नहीं जाएगा। ये तीनों एक ही प्लेन पे रहेगा। तो ये हमारा सेकंड जो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो आपने क्लास 8 में आपने डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में। अब जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा सबसे मेन चीज जो हमारा आ जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो प्लेन मिरर की बात हो जाता है। तो ये हमारा है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की बात आ जाता है, प्लेन मिरर की बात आ जाता है ये प्लेन, इस प्लेन मिरर का सरफेस जो है वो प्लेन है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है और ये पीछे हमारा पॉलिश सरफेस है। तो अब जब हम प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है तो इसमें हमारा कुछ प्रॉपर्टीज होता है। अब इसमें जब हम अपने इमेज को देखते हैं तो वो इमेज जो है हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यूं है और इसका इमेज हमारा अगर ऐसे ही बने, सेम बने, जैसे जिस पोजीशन में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन में हमारा इमेज बने, तो इस टाइप के इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ये हमारे पास दूसरा टाइप भी हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट ऐसे ही है इस पोजीशन में और इसका जो हमारा इमेज बनेगा वो हमारा इमेज जो है वो यूं बनेगा। ठीक है, तो ये केस भी हम आगे हम पढ़ेंगे, मगर अभी जो हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो उसमें ये हमारा वर्चुअल इमेज, और अगर हमारा ये इमेज जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। तो अगर हमारा इमेज उल्टा आ जाता है उस केस में उसको हम रियल इमेज कहते हैं। मगर अभी हमारा जो केस है उसमें जो हमारा प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनेगा वो हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा और वो इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। ये हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनता है रिफ्लेक्शन में। तो और सेकंड जो है इसमें हमने पढ़ा है कि जो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो प्लेन मिरर में दोनों सेम रहेगा। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज उसका छोटा बन जाए, ऐसा नहीं होगा। या इमेज ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज उसका बहुत बड़ा बन जाए या इसका ऑपोजिट ऐसा हो जाए, ऐसा प्लेन मिरर में नहीं होता है। प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही हमारा इमेज का साइज भी होता है। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा प्लेन मिरर में जो बनता है, जो डिस्टेंस जो है, अब प्लेन मिरर और जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस मेंटेन रहेगा इमेज और हमारे मिरर के बीच में। जो हमारे मिरर के अंदर जो हमारा इमेज दिखेगा उस इमेज और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस जो है बिहाइंड द मिरर के अंदर जो है वो डिस्टेंस भी बराबर रहेगा। ये है हमारा प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनता है और इसका नेचर ऑफ द इमेज जो है वो कैसा होता है। अब एक चीज ऐसा है कि जो हमारा प्लेन मिरर जो है उसमें क्या होता है, उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें एक लैटरली इन्वर्स कर देता है। वो हमारे इमेज को लैटरली इन्वर्जन कर देता है। लैटरली इन्वर्जन क्या होता है अब आपको ये मालूम होना चाहिए। अब जब हम ये मैंने एक अपना हाथ किया हुआ है, इसका मेरा जो लास्ट उंगली है वो खड़ा है, ठीक है, ये लास्ट उंगली खड़ा है। अब इसको मैं अगर किसी मिरर के सामने ऐसा करके मैं बैठूं तो मेरा जो इसका इमेज जो है वो यूं बनेगा, ठीक है, इमेज यूं बनेगा, ठीक है ना। अब जब मैं इस वाले छोटे उंगली को हिलाऊंगा तो इस केस में हमारा ये वाला उंगली हिलेगा, ठीक है ना, दोनों छोटा उंगली हिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हमारा ये वाला उंगली हिल रहा है, मैं ये वाला उंगली हिला रहा हूं और इमेज मेरा थंब हिल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा पॉसिबल। आपको मालूम है ये मैं छोटा उंगली हिला रहा हूं तो यहां भी हमारा इमेज भी वही करेगा जो ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है, आप देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही है। अब
अब ये जो हमारा इमेज है, इस इमेज को अगर मैं वापस लाऊं तो ये क्या होता है, ये एक टर्न होता है। देखो ये एक टर्न हो रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट का जो हमारा इमेज जब बनेगा तो वो इमेज जो है क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को टर्न कर रहा है। तो इस टर्न जो ये हो रहा है, इस टर्न को हम लैटरली इन्वर्स कहते हैं। लैटरली इन्वर्जन मींस ये इस एंगल में इसको टर्न कर देता है। ये हमें क्लियरली नजर आएगा जब हमारा जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है उसको आप प्लेन मिरर के अंदर देखोगे। तो प्लेन मिरर में कुछ इंग्लिश का अल्फाबेट जो है मिरर में भी सेम नजर आएगा, मगर कुछ अल्फाबेट जो है वो मिरर में हमें डिफरेंट नजर आएगा। जैसे हमारा ए है, अगर ए को आपने मिरर में देखोगे तो ए ही नजर आएगा। अब जब बी को आप मिरर में देखोगे तो इस बी का जो इमेज जो है वो यू बनेगा, वो यू बनेगा इमेज। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे लेटर है जिसमें लैटरली इन्वर्जन हमें क्लियरली नजर आता है, और कुछ लेटर ऐसा है जिसमें लैटरली इन्वर्जन नजर नहीं आता है, मगर इनमें भी लैटरली इन्वर्जन होता है। अब ए को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ए को, मगर बी को फर्क पड़ता है। बी को हम ऐसे लिखते हैं तो इसका इमेज ऐसा बनता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस जो है, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट का जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के आगे जो है, एम्बुलेंस में कुछ लेटर जो है वो उल्टा लिखा होता है। वो उल्टा इसलिए लिखा होता है ताकि उस एम्बुलेंस के आगे जो चलने वाला गाड़ी है, उस गाड़ी को वो एम्बुलेंस अपने मिरर के अंदर दिखता है। जब मिरर के अंदर दिखता है तो मिरर में कुछ लेटर जो है वो टेढ़ा दिखता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, ताकि उस ड्राइवर को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो उस लेटर को ऐसा लिखता है ताकि वो मिरर के अंदर वो क्लियरली पढ़ सके। ओके, आज हमने ये लाइट के बारे में पढ़ा, डिटेल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। अब हम कल करेंगे स्फेरिकल, ये जो स्फेरिकल मिरर और इसके कितने टाइप होते हैं उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम, ये मैं आपको कल अच्छे तरह से, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाए। मगर मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप बच्चों से कि कल जब मेरे क्लास में आप आओगे तो उससे पहले आप ये थोड़ा सा आप एक रीडिंग मार के आ जाना, आप एक हल्का रीडिंग लगा लेना ताकि आपको ये समझने में और भी इजी हो जाए।